नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। आज मैं आपके साथ राजश्री एक ऐसे विषय को लेकर आई हूँ जो आपने कहीं दूर से या पास से ज़रूर महसूस किया होगा। यानी कि अदालत का जब नाम आप सुनते हैं, जब आप जजों के नाम सुनते हैं, केसेस के नाम सुनते हैं, वकील और मुवक्किल का ज़िक्र आता है, तो आपके जहन में जो तस्वीर उभरती है वो है कि केस जो भारत में चलते हैं वो लंबे चलते हैं। और एक मशहूर फिल्म का संवाद भी है कि तारीख़ पर तारीख़ लगते रहते हैं अदालतों में। लंबित केसों का दर्द अदालती कार्रवाई से जुड़े तमाम पक्षकारों को बखूबी पता भी होता है। तारीख पर तारीख और नतीजा रहता है सिफर। इस कुचक्र में पिसते हैं तो न्याय की गुहार लगा रहे पक्षकार। कुछ दिनों पहले सदन में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देश में लंबित मामले बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामले 5 करोड़ अब होने जा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका और सरकार के बीच समन्वय से लंबित मामलों को कम किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मसला कोई पहली बार उठा है, इसके पहले भी तमाम जो पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उन सभी ने इस मसले पर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। हालांकि किरण रिजिजू का ये मानना था कि संसद के मानसून सत्र के दौरान करीब 71 कानूनों को निरस्त किया जाएगा, क्योंकि इस वजह से लंबित मामलों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अदालतों में दीवानी और आपराधिक मामलों की तादाद बीते कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ी है, लेकिन केंद्र ने इस समस्या से निपटने की दिशा में कोई ठोस पहल अब तक नहीं की है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक निचली अदालतों में करीब 2.97 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ दीवानी और आपराधिक मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 मार्च 2022 तक 70,154 मामले लंबित हैं। आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2022 के बीच यानी करीब 3.25 साल में लंबित मामलों की संख्या में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के हाईकोर्ट की अगर स्थिति का कुछ जिक्र हम करें तो वो कुछ यूं है कि 28 मार्च 2022 को देश के हाईकोर्ट्स में करीब 58 लाख मामले न्याय की राह देख रहे हैं। करीब 3.25 साल में लंबित मामलों में 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ऐसा नहीं है कि देश की निचली अदालतों में ही मामले लंबे खिंच रहे हैं। हाईकोर्ट में भी आपको न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 452 मामले ऐसे हैं जो 21 साल से ज़्यादा लंबे समय से चले आ रहे हैं। हाल ही में जब सरकार से कोर्ट में लंबित मामलों के बारे में पूछा गया तो सरकार का जवाब ये था कि केस का निपटारा करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार केस निपटाने के मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं निभा सकती है। समय पर केस का निपटारा कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में जज और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचा, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्यों और दोनों पक्षों का सहयोग शामिल है। लेकिन खाली पदों पर जजों की नियुक्ति में देरी पर भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। कुछ समय पहले सरकार ने लोकसभा में कहा था कि निचली अदालतों में जजों का चयन और नियुक्ति हाई कोर्टों और संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट केवल सिफारिश कर सकता है, लेकिन नियुक्ति सरकार को करनी होती है। उधर प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का मानना है कि भारत में लंबित मामले एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं और मुकदमों के बढ़ते बोझ, बुनियादी ढांचों के अभाव और पर्याप्त संख्या में जजों की कमी के कारण ये समस्या गंभीर हो चुकी है। ऐसे में नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उनकी परिकल्पना जो थी वो अभी तक लागू नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मामला और बढ़ता जा रहा है। और ये माना गया था कि इस परिकल्पना के पीछे पेंडेंसी को कम करने का उद्देश्य था। आज सुप्रीम कोर्ट की मुख्य भूमिका संविधान की व्याख्या से जुड़ा है, लेकिन आज जब हर पक्षकार न्याय की गुहार लगाने सर्वोच्च अदालत की चौखट पर जा रहा है तो देश की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ अपील बन गई है, ऐसा लग रहा है। जो आलोचक हैं वो मानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से ठीक नहीं है। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की संख्या
कम होती जा रही है। 1970 के बाद से अपील कार्य ने न्यायालय के न्यायिक समय को काफी कम कर दिया है। 1950 से 54 के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 15% मामले संविधान पीठों के फैसले थे। वहीं 2005 और 9 के बीच ये आंकड़ा घटकर 0.12% रह गया है। 2021 में संविधान पीठों द्वारा केवल 3 निर्णय दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित 35 मुख्य संविधान पीठ मामले हैं, क्योंकि अक्सर एक मामला कई जुड़े मामलों का निपटारा कर सकता है। इन पीठों के समक्ष कुल 587 मामले लंबित हैं। कोर्ट की छुट्टियों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सालाना 193 कार्य दिवस लेता है। उच्च न्यायालय 210 और ट्रायल कोर्ट साल में 245 दिन चलते हैं। जाहिर है कि सर्वोच्च अदालत अगर साल में 193 दिन काम करे तो केस लंबित तो हो ही जाएंगे, जिस तरह से केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में जस्टिस ललित ने कहा था कि बच्चे अगर 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते, यानी कि अदालतों के समय को बढ़ाने की मांग कही गई थी। लेकिन क्या महज 1 घंटे कोर्ट जल्द खुलने से काम चल जाएगा? जीरो पेंडेंसी कोर्ट का भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कितना सफल रहा और क्या इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आज हम अपने इस कार्यक्रम में ढूंढेंगे। उधर न्यायिक आंकड़ों और स्टडी की हम बात करें तो इसके आधार पर लंबित केसों की समस्या को समझना एक ऐसे फॉर्मूले को डिकोड करना है जो सीधे सीधे किसी रिजल्ट तक, किसी परिणाम तक हमें नहीं ले जा पा रहा है। लेकिन हम आज अपने इस कार्यक्रम में इन तमाम समस्याओं को समझेंगे भी, और हमारे पैनलिस्ट जो हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, वो इन सभी समस्याओं से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं, जिसको कहा जाए टेबल के इस पार और उस पार, यानी बार और बेंच दोनों से जुड़े हुए हैं, और इस वजह से इस पूरे मामले को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते भी हैं। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटी तरीके से जो समझाने की कोशिश करूं तो ये पूरी तस्वीर कुछ यूँ नज़र आती है। भारत की अदालतों में लंबित मामलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अदालतों में दीवानी और आपराधिक मामलों की तादाद बीते कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ी है। देश के विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में 70,154 मामले लंबित हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में कहा कि 25 उच्च न्यायालयों में 21 मार्च तक 58,54,060 मामले लंबित थे। अधीनस्थ न्यायालयों में 87.4% केस लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 12.4% केस लंबित हैं। जिला और तालुक न्यायालय 25% केस 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। फैमिली कोर्ट्स में 11.4 लाख मामले पेंडिंग पड़े हैं। उच्च न्यायालयों में 41% मामले 5 वर्षों या उससे ज्यादा समय से लंबित है। अधीनस्थ न्यायालयों में हर 4 में से एक मामला कम से कम पिछले 5 वर्षों से लंबित है। लगभग 45 लाख मामले अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 21% और अधीनस्थ अदालतों में 8% मामले 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित है। इन आंकड़ों से साफ है कि लंबित मामले अदालतों पर ही नहीं बल्कि आम जन पर भी भारी पड़ रहे हैं। अगर वक्त पर केसों का समाधान नहीं होगा तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे साथ बेहद अहम पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस विमलेश शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व जज रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश, वाइस चांसलर हैं DSNLU विशाखापट्टनम के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपिका किन्नल हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं विधि, जो कि एक जुडिशियल रिफॉर्म पर एक संस्था जो काम करती है। और हमारे साथ सुशील जैन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ शैलेश गांधी जुड़ रहे हैं, पूर्व CIC हैं। और इन तमाम लोगों का स्वागत करने के साथ साथ सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी दीपिका, जिस तरह से पेंडेंसी एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है, लगातार हमारे सामने जो न्याय मंत्री हैं वो बदलते रहे हैं पिछले कई सालों में,
हमारे सामने मुख्य न्यायाधीश कई आते रहे और सभी ने ये मामला उठाया, पर अभी तक ये पूरा मसला ज्यों का त्यों है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पेंडेंसी के आकलन या असेसमेंट करने के लिए जो केसों से जुड़े हुए आंकड़ों की ज़रूरत होती है, जो आपका जल्दी प्रोजेक्ट था विधि का, उस दौरान मैंने सुना कि आंकड़ों को जुटाने में बहुत परेशानी हुई। यानी कि कुल मिलाकर हम एक बड़ी समस्या के सामने खड़े हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि आंकड़ों को भी सही तरीके से जुटाने में मुश्किल हो रही है। किस तरह से इस पूरी समस्या को हम देखें आंकड़ों के आधार पर? मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं जी। और वो जो आपने मुद्दा उठाया है जो डेटा का है, वो सबसे सेंट्रिक इश्यू है, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को समझे ही ना तो सुलझाना तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट जो है जल्दी जो आपने बताया, जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया, हमारा सारा स्टडी रिपोर्टिंग जो है वो सारा आंकड़े के ऊपर ही बेसिस है, क्योंकि हम व्हाट वी थिंक इज इफ वी डोंट बेस आवर फाइंडिंग्स एंड आवर सजेशंस ऑन डेटा, then there is no point going to the system requesting for change. So depending on this, our first source of information is NJDG, जो आपने भी बताया था, National Judicial Data Grid. ये एक सोर्स है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डेटा कोलेट करके एक प्लेटफॉर्म पे देता है, और हाई कोर्ट का भी 25 हाई कोर्ट है, वो सारा डेटा एक ही जगह पे मिल जाता है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, लेकिन जब हम वो आंकड़ों को परिशीलन करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक तो ये है कि सारा डेटा हम एक बार डाउनलोड नहीं कर सकते। सही बात है जी। वही रिसर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पैटर्न्स देखना चाहे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखना चाहें कि हर साल कितने केसेस वहाँ पे फाइल होते हैं और उसी साल में कितने केसेस वहाँ पे डिस्पोज होते हैं, मतलब कितने निर्णय दिया जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन हम आंसर नहीं कर पाते क्योंकि वो डेटा एक्यूरेटली कैप्चर नहीं होता है। बिल्कुल। वो इसीलिए है क्योंकि जो वो डेटा एंट्री करता है वो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है जी। हाँ, जुड़े नहीं रहते हैं। बिल्कुल। वो जो एंटर करते हैं वो सेपरेटली वो डेटा सोर्स होता है, बिल्कुल। और जो कोर्ट के पास जो रिकॉर्ड होता है वो अलग होता है। लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद ये समस्या सबके सामने है। शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, पिछले 12 साल से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डेटा को आपने स्टडी किया है, जो पेंडेंसी का ग्राफ है इस दौरान आपको किस तरह का दिखा है? पूरे देश में आजादी के बाद सब सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं जी। कम या ज्यादा, मगर कम रफ्तार में भी सब इंप्रूव हुई है। एक ही सर्विस है जो डिटीरियोरेट हुई है, वो है जुडिशरी, जुडिशियल डिलीवरी। और हमने 12 साल का एनालिसिस किया सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से 2006 से 2017 तक का, और ये पाया कि वैकेंसी करीब 21% एवरेज है सैंक्शन पोजीशंस में, और वो वैकेंसी अगर भर ली जाए तो बैकलॉग रहे ही नहीं जी। एवरेज 12 साल के पीरियड में 4.7 लाख केसेस हर साल का बैकलॉग एवरेज था, और 55 लाख केस और हो सकते थे अगर वो जजेस की नियुक्ति होती। और प्रॉब्लम यह है कि कोई इसको अपनी ओनरशिप मानता ही नहीं है जी। कोई नहीं कहता है मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और जी, और ये बॉल यहाँ से वहाँ फेंकने के चक्कर में अभी तक स्थिति यही बनी हुई है। जैसे शुक्ला, सीजीआई रमन्ना की यदि हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पेंडेंसी कम करने के लिए न्यायपालिका और राज्य सरकारों के बीच तालमेल
होना ही चाहिए उस पर उन्होंने जोर दिया। शैलेश गांधी भी यही कह रहे हैं कि पेंडेंसी है और जो नियुक्ति का मामला जिससे जुड़े हुए तमाम मामले जिससे कि पेंडेंसी को बहुत हद तक कम किया जा सकता था, अब उसको लेकर राज्य सरकार कहती है कि हाईकोर्ट का काम है या कोर्ट्स का काम है, और अगर कोर्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि हमें संपूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा है सरकार से। किस तरह के तालमेल की ज़रूरत आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, इस पर भी ज़रूर मैं आपका विचार जानना चाहूँगी। देखिए, मेरा विचार तो ये है कि एरियर्स को क्लियर करना सिर्फ ये लिप सर्विस हो रही है, ये प्रायोरिटी है ही नहीं है। और एक दूसरे को दोष देना ये भी मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि दोनों ऑर्गन्स को, चाहे जुडिशरी हो चाहे एक्सिक्यूटिव हो, दोनों ऑर्गन्स को इस एरियर्स के मसले को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। जहां तक लोअर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी में आप देखिए कि वहां पे बैकडोर एंट्रीज हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लोग भी सेलेक्ट होकर आते हैं, चाहे मुंसिफ लेवल पे हो चाहे एडीजे लेवल पे हो, वो सब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं, एक एग्जामिनेशन को फेस करके आते हैं। वहां पे सोल्यूशन एक ये हो सकता था एरियर्स का कि आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें। आदमियों की कमी है नहीं। लोअर जुडिशरी में कुछ इस तरीके से एरियर्स डिस्पोजल के लिए रास्ता देखा जा सकता है। हायर जुडिशरी में भी आपको जो है देखना पड़ेगा जो है कि आप किन तरीके के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब सिलेक्शन होता है तो आप किस तरीके के लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, कैसे लोग, क्योंकि यही लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको इन लोगों की भी परफॉर्मेंस देखनी होगी कि कितना केसेस आप डिस्पोजल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर जब तक ये सब नहीं देखा जाएगा, कोई ऑडिटिंग नहीं होगी, कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, तो ये एरियर्स का बोझ बढ़ता ही जाएगा, ये दिन पे दिन कम नहीं होने जाएगा। बिल्कुल। सुशील जी, जब बात हो रही है अलग अलग पक्षों के बीच के तालमेल की, और तो जाहिर सी बात है कि बार एंड बेंच दोनों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि केस की सुनवाई में जो देरी होती है उसके लिए बार पर भी बहुत आरोप लगते हैं, और ये माना जाता है कि कई वकील ऐसे हैं जो सुनवाई के प्रति उदासीन रहते हैं और बार बार तारीख पर तारीख लेते रहते हैं। लंबित मामले जो हैं उनको सुलझाने में आप बार की किस तरह का रवैया देखते हैं और किस तरह की तालमेल की जरूरत बार और बेंच के बीच में देखते हैं? देखिए, कई रीजन है। आज की डेट में हमारे जो सबसे बड़ा रीजन सुप्रीम कोर्ट वजह से है, तो डिले का रीजन इतना ये नहीं है जितना कि कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट का केस प्रॉपर हियरिंग चल 5 दिन हियरिंग चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 दिन में इतनी ज्यादा बार को भी कोऑपरेट करना चाहिए, बार को मेहनत करनी चाहिए, जजेस को भी मेहनत करके, और वो जजमेंट जो है फाइनली कंक्लूड करके दे रहे। क्या रहा है कि जज हियरिंग होती है और 10 मिनट में वो डिस्पोजल के करने के चक्कर में प्रॉपर हियरिंग नहीं होती जी। प्रॉपर हियरिंग नहीं होती तो बार भी प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दे पाती, और इसलिए जब बार असिस्टेंस दे नहीं पाती तो है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है बेंच एंड बार को बैठ करके और एक फाइनलिटी की तरफ जाना चाहिए। अभी आज की डेट में कोई भी जजमेंट होता है और 15 दिन में दूसरी बेंच उसको एग्री नहीं करती है और लार्जर बेंच को चला जाता है जी। एक कंफ्यूजन जो कंट्री में है, तो उनका कंफ्यूजन बना रहता है। बिल्कुल, लेकिन ये कुल मिलाकर देखा जाए कि तालमेल अगर बिठा भी लिया जाए तो जो सीजीआई रमन्ना ने इस बार एक और कंसर्न उठाया और उसके लिए कहा है कि जो बुनियादी ढांचा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर राव, आपके पास आना चाहूँगी, और ये जो उन्होंने बात कही है, सीजीआई रमन्ना हैज सेड दैट इफ हिज प्रपोजल फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन इज एक्सेप्टेड इट विल रिड्यूस पेंडेंसी। उनका साफ साफ मानना है कि ये अगर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात जो उन्होंने कही थी, अगर वो मान लिया जाता या मान लिया जाए अभी भी, तो पेंडेंसी को बहुत हद तक ख़त्म किया जा सकता है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप उनके इस विचार को, और ये जो उन्होंने एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, इस प्रस्ताव से वाकई क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मुझे? जी, प्रोफेसर राव, इट्स फॉर यू। या
जो ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना जी ने बताया वो सच है। अगर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% रिड्यूस नहीं, बट सब्सटैंशियली दैट विल रिड्यूस जी द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। तो फिर इसके साथ साथ अगर टाइम परमिट, देयर आर आल्सो अदर रीजंस एंड अदर मेजर्स, हम पेंडिंग ऑफ केसेस को कैसे कम कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट रमन्ना जी भी बताया, एक तो एडीआर कल्चर को बढ़ावा देना है, जैसे मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, नेगोशिएशन है। अभी तो कोर्ट्स एनेक्स्ड आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन चल रहा है, लेकिन अभी हमारे देश में ये आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन का स्पेशलिस्ट उभर के नहीं आ रहे हैं, इसका स्पेशलाइज्ड कोर्सेस नहीं है। से MSc or post graduation in arbitration, post graduation in mediation, when there is a super specialization in this ADR, like developed nations, ये ADR कल्चर को बढ़ावा देना है। इससे बहुत सारे केसेस जो हैं, पर्सनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, जो प्रॉमिसरी नोट मैटर्स, ये छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स हैं, वो सब ADR के तरीके से हम सेटल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो बहुत बोझ हो रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि ओनली मोर सीरियस मैटर एंड वेयर इट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ओनली दोज केसेस शुड रीच द सुप्रीम कोर्ट। जो छोटे मोटे फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, रेंटल मैटर्स हैं, लैंड रेवेन्यू मैटर्स हैं, ये सब छोटे मोटे क्राइम्स हैं, इनको मैक्सिमम हाई कोर्ट तक उनको खत्म करना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट वन इज ADR को बढ़ावा देना है। दूसरा, हम सुप्रीम कोर्ट को जो अपील्स होते हैं इन US, ईच एंड एवरी केस डजंट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, एक्चुअली ओनली फ्यू मैटर्स। यस दिस वन जी, बट जी यस 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 थर्ड पॉइंट, हम प्रोसीजरल लॉस में रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, बोथ इन CRPC एंड CPC, बिकॉज द नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट, अभी आप बता रहे हैं तारीख पे तारीख लेते हैं एडवोकेट, तो इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन द सेशंस कोर्ट और इन द लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लेट द मैटर बी डिसाइडेड विथ 3 एडजॉर्नमेंट्स और 5 एडजॉर्नमेंट्स। तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं 20 साल 30 साल चल रहा है, इवन इन CBI कोर्ट्स हैं, बहुत सारे मैटर्स में देयर इज नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट्स। इसलिए बहुत सारे केसेस जो हैं सालों तक, 10 साल 20 साल तक भी वो पेंडेंसी का कोर्ट्स में रहते हैं जी। तो देयर इज नीड फॉर व्हाट यू कॉल रिफॉर्म्स इन द बिल्कुल प्रोसीजरल लॉ जी। बट प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, सिंस यू आर एन एजुकेशनिस्ट, क्या आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ एजुकेशन भी है, हालांकि इस पूरे सब्जेक्ट से अलग है पर जुड़ा हुआ भी है, कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही कल वकील या जज बनेंगे, जो पूरा लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी ये लाने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या आज ही नहीं, हमें भविष्य को भी देखना है, ये देखना है कि फ्यूचर में भी इस तरह की समस्या नहीं आए। उसमें भी कहीं हमें इस बात को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है कि जो वकील या जज बनने वाले उनके दिमाग में आए कि केवल जो अदालतों में ही केस नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि आर्बिट्रेशन मीडिएशन के रास्ते भी खोले रखने चाहिए। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन के लेवल पर भी कुछ इस तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत है? हाँ, अभी तो बार काउंसिल जो भी सिलेबस है जी, इसका भी एक पेपर है ADR एंड आर्बिट्रेशन मीडिएशन पे, और उसके ऊपर तो और भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और स्पेशलाइजेशन बना के, और LLM PG में भी और सुपर स्पेशलाइजेशन बना के दे दिया तो लेकिन हमारे देश में मानसिक स्थिति ऐसा है कि न्याय का मतलब है जो कोर्ट से जज साहब बोलेंगे वही न्याय है। जी जी। जो आर्बिट्रल अवार्ड है, जो भी मीडिएशन का सेटलमेंट डीड है, आम आदमी सोचते हैं कि ये न्याय नहीं है। जब जज साहब ने कोर्ट का थप्पा देके देते हैं जी, वही जजमेंट भी है। जी जी बिल्कुल जी। और इसको भी तो
माइंडसेट को थोड़ा बदलने सा- की जरूरत है, हाँ, बिल्कुल। जी जी जी। माइंडसेट को भी जी, बदलना है। विधि जैसा प्रोफेसर सूर्य प्रकाश ने ये बात उठाई है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ अपील बनकर जैसे रह गया है, ऐसा लग रहा है। वो अदालत जहां संवैधानिक मसले सुलझाए जाते थे, मैंने अभी आपको दिखाया भी अपने पैकेज में कि किस तरह से कितने प्रतिशत मैटर्स अभी संवैधानिक आए हैं। 1950 और 54, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि 1950 और 54 के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तय किए गए 15% मामले ऐसे थे जो संविधान पीठ ने फैसला लिया था। 2005 और 9 के बीच ये आंकड़ा जो है 0.12% रह गया। संविधान पीठों द्वारा 2021 में केवल 3 निर्णय दिए गए, जो कि बहुत पुराना मामला था। अब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज की तारीख में 35 ऐसे मामले हैं जो संविधान पीठ के हैं, लेकिन इनका जो निपटारा है वो अभी तक नहीं हो रहा है। अब किस तरह से ये देखा जाए कि ये अदालत जहां पर जो विचार के लिए संविधान की समीक्षा के लिए कहा जाए या संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको समझने और समझाने के लिए बनाया गया, उस पर अपने विचार रखने के लिए बनाएगा, वो एक महज नॉर्मल कोर्ट की तरह से काम कर रही है और जमानत देना और बेल देना और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो अपील SLPs को एक्सेप्ट करना, ये सब भी क्या एक अलग समस्या मिल रही है, बढ़ा रही है इस पूरे मामले को? Definitely. As per the Constitution itself, there are 2 jurisdictions vested in the Supreme Court, right? So it is not really that the Supreme Court is doing something that it is not supposed to be doing. It has constitutional court jurisdiction as well as appellate jurisdiction. Now, with respect to constitutional jurisdiction, which is interpretation of the Constitution involving substantial question of law, that comes under Article 145. As part of Jaldi, we have something called a constitutional bench pendency project, and we launched this constitution bench tracker, as per which we realized that as on date, there is not a single active constitution bench in the Supreme Court, which is that no single bench with more than 5 judges are sitting together to analyze what the substantial questions of law are. So it is, however, it is not really that the Supreme Court does not have capacity. Year on year, the judge strength is increasing. As on today, we have 32 judges out of 34 judges sitting in the bench. And before that, we started with around 11 judges in the Supreme Court. But when there were fewer judges, there were more constitution bench cases being decided. If we look at before and after emergency, for instance, before emergency, there were around 70 cases on an average, which were constitution bench cases, which were getting decided. And immediately after emergency, it dipped to 11 constitution bench cases. And today, there are 0. So this indicates that this court is viewing itself as an appellate court. And it is disposing on an average around 63,000 cases every year. So it is not really that the court is not working. It is that it is seeing itself as an appellate court rather than a constitutional court. And that is problematic because now all the, for instance, abrogation of Article 370, demonetization case, anti-CAA cases, all the issues that are political in nature and are extremely important for the country as a whole are on the back burner. बिल्कुल। शैलेश गांधी, जो टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात है, जो प्रोफेसर सूर्य प्रकाश ने भी उठाई और जस्टिस विमलेश शुक्ला भी बोल रहे हैं, इस पर क्या आपको लगता है कि एक स्पष्ट रोड मैप हमारे पास नहीं है कि किस तरह से करें? अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो 30% ऐसे मामले हैं, से भी कम ही मामले होंगे शायद, जो कि 1 साल में जिनका निपटारा किया गया। अब ऐसे में जो अगर कोई भी न्यायिक व्यवस्था में 90% ऐसे मामलों को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनको टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम के तहत उनका निर्णय मिल जाएगा, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? और अगर ये सिस्टम लागू करना भी हो तो रास्ता कौन सा हो? बड़ा सरल रास्ता है। मैं वापस कह रहा हूँ, 2 चीजें अभी हुई, उसके बारे में मैं टिप्पणी छोटी करके जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा गया। ऐसे तो देश का हर एक कहेगा मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट खोल दो। बिल्कुल जरूरत नहीं है, PWD आराम से ये काम कर सकती है और दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा, जस्टिस दाभोलकर ने कहा है कि कुछ कोर्ट 2 शिफ्ट में काम कर सकती हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है।
ये प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन तो कोई मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रोड मैप बनाना चाहिए कि कैसे टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी होगा, एक साल के अंदर 90% के ऊपर केसेस कैसे सेटल होंगे। और इसके लिए जजेस कम पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ, मगर जजेस की सैंक्शन इनफ है। और सिलेक्शन किसकी जिम्मेदारी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की जिम्मेदारी है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गए हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 16 रिकमेंडेशन किए हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने। 67 वैकेंसीज थी, उसमें सिर्फ 16, मतलब 50 वैकेंसी तो भरने का कोई सिलेक्शन ही नहीं दिया गया है, कोई नाम भी नहीं दिया गया है। आंध्र हाई कोर्ट का वैसे ही 13 वैकेंसी और 7 रिकमेंडेशन, कर्नाटक हाई कोर्ट का 17 वैकेंसी और 3 रिकमेंडेशन। इस तरह से अगर पहले तो कोर्ट्स को ये समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी कोर्ट्स को ही लेना चाहिए और टाइम में सिलेक्शन करना चाहिए लोगों का, जो नहीं हो रहा है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में तो लोगों को, मैंने ऐसे किस्से देखे हैं कि 10,000 लोग अपियर हुए, 0 को सिलेक्ट किया क्योंकि सब फेल हो गए जी। ऐसा स्टैंडर्ड डे के अगर चलेगा तो ना आपकी चैनल चलेगी, सही बात है जी, चलेगी ना IIM चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ना पुलिस चलेगी जी। ये पता नहीं किस, मैं हाईकोर्ट जजेस से ये डिस्कस किया है और एक हाईकोर्ट जज ने मुझे 10 मिनट के अंदर 2 चीजें कही। बिल्कुल, पहले उन्होंने कहा कि अच्छे जजेस नहीं मिलते हमें, और दूसरे ये कहा कि भारत को 3 गुना जजेस की जरूरत है। मैंने कहा अगर अच्छे जजेस आप 15-20% नहीं खड़े कर सकते हैं तो 3 गुना तो इस जन्म में नहीं होगा। भारत देश को हम ताला मार के चाबी फेंक दें, और ये हकीकत है। नहीं, पर के साथ कह रहा हूँ कि जुडिशरी ने ये जिम्मेदारी दी नहीं है, और लोगों ने भी ये समझा नहीं है कि जुडिशरी की जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है, किसी और की नहीं है। जी विमलेश जी, आप इस पर कोई अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे जस्टिस विमलेश शुक्ला? और साथ में आपके लिए सवाल भी ये होगा कि एक तो ठीक है हमारे पास संख्या ही नहीं है उतनी जजेस की, जी जी, लेकिन उसके साथ में अपना सवाल भी एक रख दूं विमलेश जी। मैं इनकी बात से पूर्ण सहमत हूँ जी जी, कि एक तो संख्या कम है, जिम्मेदारी सबकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ में जो है भी उनको भी जो छुट्टियों का मामला उठा है वो एक बड़ा मसला है कि उनकी छुट्टियों पर सवाल उठाया गया। ये भी कहा गया, हालांकि जस्टिस ललित ने कहा कि 1 घंटा पहले हम क्यों नहीं काम कर सकते, पर उस 1 घंटे में वाकई क्या कितना कुछ हम कमाल कर पाएंगे, ये एक सवाल है। अगर मैं छुट्टियों की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगभग 193 दिन काम करता है, जो ट्रायल कोर्ट है वो 245 दिन है और उच्च न्यायालय 210 दिन है। अब जाहिर सी बात है कि जितनी छुट्टियां हो रही हैं वो भी तो पेंडेंसी को बढ़ावा दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो है उसमें भी व्यवस्था को सुधार करने की जरूरत है, छुट्टियों को कम करके या टाइम कुछ ज्यादा बढ़ाकर इस मसले को हल किया जा सकेगा? बिल्कुल छुट्टियों को कम करना चाहिए, और हमारे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट राउंड द ईयर चले जो है, और जजेस को छुट्टी भी दें तो रोटेशन के हिसाब से दे दें, जो है कि भाई आपको 1 महीने की छुट्टी अवेलेबल है, आप साल में 1 महीने की छुट्टी आप अवेल कर लीजिए जी। उससे कोर्ट बंद नहीं होगी और सिस्टम चलता रहेगा। कुछ ही ऐसे वकील हैं जो साल में वेकेशंस वगैरह के लिए 1 महीने 1.5 महीने के लिए बाहर जाते हो। 90% मेजॉरिटी लॉयर आज भी अगर आप उसको काम देंगे तो वो काम के लिए वो 10 बजे कोर्ट में हाजिर रहेगा जी। कोर्ट 10 से कर दे, 10:30 से कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो फोरम प्रोवाइडेड फॉर है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अब छुट्टियों में 1.5 महीने जो है, मान लीजिए 2 जजेस अवेलेबल रहे तो ऑब्वियसली जो है पेंडेंसी तो पीछे गई और एरियर्स भी आगे बढ़े। ऐसे में रोटेशन से छुट्टी दी जा सकती है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, जो भी आप तय कर लो कि साल भर में एक जज 6 हफ्ते का एंटाइटलमेंट है। 6 हफ्ते वो अपनी छुट्टी ले लें अपने कन्वीनियंस से, चाहे पीस मील में ले लें चाहे फुल लेंथ में ले लें, उससे कोर्ट बंद नहीं होगी। बट पूरे कोर्ट को बंद कर देना एट वन स्ट्रेच, ये अंग्रेजों के जमाने का सब हिसाब किताब है, वो अभी तक चला आ रहा है। हमारे हिसाब से इसमें एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। छुट्टियां जरूर दें, बट छुट्टियों में जो है एक रोटेशन से छुट्टियां कर दें, जो है जिससे कोर्ट बंद ना हो। ज्यादा 10-15 दिन के लिए आप बंद कर दें, मान लीजिए व्हाइट वॉशिंग होती है कोर्ट के और सब दुनिया भर चीजें हैं, तो
और जिस तरह से जी मूलभूत जिस तरह परिवर्तन की आवश्यकता है जी। अगर आप बहुत सोचेंगे आगे, अगर आप वाकई में चिंतित हैं एरियर्स के लिए, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। एंड जिस तरह से बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड हो गया है, और आजकल जिस खबरें जिस तरह से आती हैं, कोर्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में सुप्रीम कोर्ट ही आ जाता है। क्या आपको लगता है कि उच्च न्यायालयों के बीच अपील सुनने के लिए अदालतों की एक और लेवल, एक और लेयर जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि जो सर्वोच्च अदालत है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर ही अपना ध्यान लगा सके, और जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है हम लोगों को, और इन सब चीज़ों से स्वतंत्र हो सके? आई डोंट थिंक सो। जी। अभी जो हमारे संविधान में जो सिस्टम है, हाई कोर्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट है, अगर इन दोनों के बीच में और एक कोर्ट ऑफ अपील को लेकर आएंगे, उसका भी हालत ऐसे ही हो जाएगी। बिल्कुल। देयर इज नो डाउट। आपने जो बात बताया, इच्छा शक्ति, अगर सरकार को और अदालत को अगर ये इच्छा शक्ति है ये पूरे मामले को खत्म करने का, ये जो भी लंबित केसेस को खत्म करना है, कर सकते हैं। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स, ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हाई कोर्ट्स इज ए क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है, देयर इज नो डाउट इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटर वी शुड stop certain matters, sundry matters, at the high court level. अगर जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट लेवल पे भी, when the court itself is created by the constitution, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरह हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस यहाँ भी बना सकते हैं with 5 judges and let them decide, and it should be the final. जी। So we can prevent appeals to the Supreme Court only in certain matters. I am not saying that where there is very serious matters, they should go to the Supreme Court ultimately. लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में, हाई कोर्ट के बीच में और एक अपील सिस्टम लाना है, that will become another problem. And the cure would be worse than the disease. जी। शैलेश गांधी, ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, एक बड़ी उम्मीद हुई उससे, और लगभग 15 साल हो गए उसको शुरू हुए, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। और अब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स की, कितना सफल रहा? और एक यहाँ पर मैं एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी ने एक उम्मीद तो दिखाई है। जिस तरह से कोविड के दौरान लगातार कोर्ट्स ऑनलाइन रहे और चलते रहे, तो शायद एक वो रास्ता हो सकता है हमारे पास कि जहां हम छुट्टियों की बात कर रहे हैं, ये सब काम हो सकता है, आप ऑनलाइन रहिए, आप घर से भी कोर्ट चला सकते हैं। अब तो ये सुविधा भी मिल गई है। क्या आपको लगता है कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? इस जो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है? एब्सोल्यूट जरूरत है, और मेरी समझ में ही नहीं आता, किसी रैशनल आदमी को समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं हो रहा है ये। एक सिंपल चीज कहूँ, ई फाइलिंग, बहुत सालों से ई कोर्ट कमेटी कह रही है सुप्रीम कोर्ट की कि ई फाइलिंग करो। बॉम्बे हाई कोर्ट इसको कैसे अमल करती है मैं आपको बताऊं। पहले ई फाइल भेजो इलेक्ट्रॉनिकली, मगर कुछ आगे बढ़ेगा नहीं जब तक आप हार्ड कॉपी नहीं दोगे। और हार्ड कॉपी लेने के बाद उसको स्कैन करेंगे, और वो स्कैन इमेज कोई देखेगा नहीं। ये समझ में ही नहीं आता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ई कोर्ट्स अगर बराबर से इस्तेमाल करें लिटिगेंट्स के लिए और लॉयर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत फास्ट काम हो सकता है। दूसरा, एक छोटा आंकड़ा आपको बताऊं, हमारे स्टडी ने ये बताया है कि करीब जितना कागज इस्तेमाल होता है कोर्ट्स के अंदर, 30 लाख पेड़ हर साल उसके लिए कटते हैं जी, उसका पेपर बनाने के लिए, और लाखों लीटर पानी जाता है। ये सब बच सकता है, एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ सकता है और काम बहुत एफिशिएंटली हो सकता है। ई कोर्ट्स में एक्चुअली ई फाइलिंग में ये सिस्टम है कि आप ये भी तय कर सकते हैं कि कैसे रोस्टर होगा, कैसे केसेस की लिस्टिंग होगी। 4 सुप्रीम कोर्ट जज ने एक हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि रोस्टर बराबर नहीं होता है जी। ये
कंप्यूटर के जरिए बहुत इजीली हो सकता है। एडजर्नमेंट भी कंप्यूटर के जरिए हो सकती है, लिस्टिंग भी कंप्यूटर के जरिए हो सकती है। ये आर्बिट्ररी हो रही है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो बेसिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 14 का, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कोर्ट्स में हर दिन मैं कह रहा हूँ वायलेट हो रहे हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ है ही नहीं। जिसके पास पैसे वाला लॉयर है, बड़ा लॉयर है, वो चाहे तो कोर्ट को डिले कर सकता है, चाहे तो जल्दी डिसीजन दे सकता है। जी, और मेरिट पिस रहे हैं। बहुत से देशों में 90% डिसीजन एक साल के अंदर हो जाते हैं। भारत में 3 साल के बाद भी 40% डिसीजन नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपकी वो बात भी याद दिलाना चाहूंगी शैलेश गांधी, आपने हाईकोर्ट में PIL भी दायर किया था और जिसमें आपने ट्राइब्यूनल वगैरह में जो सुनवाई हो उसकी सुनवाई भी ऑनलाइन हो, क्योंकि जब हम पेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो हम अदालत ही नहीं, हमारे पास जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए कि फास्ट सुनवाई होगी, वहां पर भी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और वहां पर भी यही कहा जाता है कि नहीं हमारे पास मैन पावर नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक पूरा जो पूरी समस्या है इसको एक पूरे तरीके से समझने की जरूरत है और उसमें जो डिजिटलाइजेशन है इस पूरे संस्था का, वो सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है हमारे लिए? न्यायिक और अर्ध न्यायिक व्यवस्था को सबको कैंसर लग चुका है जी। कि टाइम में हमें डिलीवरी देनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट निकल गया है। और एक छोटा सा उदाहरण लूं, हमारी ये चर्चा में आज 20% हमने टाइम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में लगाया जी। 90% केस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होते हैं, लोअर कोर्ट्स में होते हैं। उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेस देन 0.5% ऑफ द टोटल केसेस इज देयर। उस पर जरूर चर्चा करें, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे ध्यान दें हम ज्यादा, क्योंकि आदमी साधारण नागरिक वहां पिसता है जी। बिल्कुल। जैसे लोगों ने कहा है प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ये हो गया है कि कोर्ट में जाके कोई फायदा नहीं होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जब बात हो रही है ऑनलाइन की और डिजिटलाइजेशन की, जैसा कि अभी शैलेश गांधी जी ने बोला कि आप अभी भी, लेकिन हम कहते तो हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम ट्रेडिशनल तरीके से ही जा रहे हैं। एक और समस्या मुझे दिखती है जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन है गंभीर समस्या, और वो ये है कि जो रीजनल लैंग्वेज में जो मामले होते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट कराया जाता है, फिर उसको सुना जाता है, उसमें भी एक लंबा प्रोसेस लगता है। क्या आपको लगता है कि बाय अडैप्टिंग रीजनल लैंग्वेजेस इन कोर्ट्स कैन बी स्पीडन अप द केस हियरिंग इन स्टेट्स, और उससे डिपेंडेंसी जो रेट है वो कम हो सकेगी? लैंग्वेज की हिसाब से पेंडेंसी कम नहीं हो पाएगी। लैंग्वेज इज नॉट द क्राइटेरिया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ केसेस जी। ठीक है, केसेस को अभी गांधी जी ने बताया, मैं अभी सुन रहा था कि ई कोर्ट्स में पेपर को स्कैनिंग करके भेजने, देन इट इज नॉट ई कोर्ट। द ई कोर्ट्स व्हिच आई सॉ इवन सम 10-15 years back in Oregon, USA, ई कोर्ट्स मीन्स एवरीथिंग ओनली ऑनलाइन जी, इंक्लूडिंग द प्लेंट, द रेस्पोंडेंट, this thing and everything, the arguments, even in the court, there used to be very big screens, and whatever the arguments, automatically they keep on coming on the screens, that will be saved and that will be sent to the advocates, and that is totally paperless. That is the objective of e-courts. हम इतने पेपर खर्चा कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम आ रहे हैं, डेफिनेटली वी कैन टर्न ओवर टू दिस ई-कोर्ट्स। ठीक है, अभी जज साहब ने बताया ये जो लोअर कोर्ट्स के बारे में, मैं दो बात कह सकता हूँ सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में। हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी मैं आंकड़े देख रहा हूँ, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में देयर आर 5133 वैकेंसीज, लगभग 5200। आप ये मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जजेस रोबोट्स के जैसा काम कर रहे हैं भारत में। इवन इन द हाई कोर्ट्स एक दिन में 50 से लेकर 150 तक केसेस डिस्पोज कर रहे हैं। तो कैसे दिमाग को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं जी, बिकॉज दे हैव टू हियर, दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू डिस्पोज ऑफ। सुबह एक बार कॉल वर्क होने के बाद
फटाफट, जैसा इतने तेजी से काम करने के बाद भी इतना पेंडेंसी है। मैं ये कहना, आवर जजेस पर्टिकुलरली इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जी दे आर वर्किंग लाइक रोबोट। बिल्कुल जी बिल्कुल, और ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल। एंड हाँ ये 5,000 से जो ऊपर जो वैकेंसीज हैं, ये भी एक मुद्दा है। एंड हाई कोर्ट का जजेस का भी वही हालत है। एवरी डे दे आर एवरेज दे आर डिस्पोजिंग ऑफ अराउंड 100 केसेस, 100 मैटर्स। इसलिए मेरा अपना, वी शुड गो फॉर ई कोर्ट एंड डेफिनेटली दैट विल रिड्यूस द पेंडेंसी। बिल्कुल। दीपिका, जीरो पेंडेंसी कोर्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस पूरे मामले में मुझे वो भी याद आ रहा था कि आखिर वो एक्सपेरिमेंट कितना सफल रहा और क्या उससे एक रास्ता खुलता है, आपको लगता है? तो दिल्ली में ये किया गया था, जहाँ पे सारे जो पेंडिंग मैटर्स है वो निकाल के एक कोर्ट को ऐसा आइडेंटिफाई किया गया था कि सिर्फ फ्रेश मैटर्स वो लेंगे और उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना वक्त लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट ही रह गया, उसके आगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पेंडेंसी जो है वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे मुद्दे हैं, तो केसेस आएंगे ही और वो अच्छी बात है। अगर लोग केसेस डिस्प्यूट्स कोर्ट के सामने ला रहे हैं तो वो अच्छी बात है। तो पेंडेंसी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो है डिले है ना। तो डिले हमारे आंकड़ों के हिसाब से ये है कि हाई कोर्ट में 61% के से ज्यादा केसेस 3 इयर्स के ज्यादा हिसाब से पेंडिंग रहे हैं। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में मोर देन 48% आर पेंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स। Right, so we need to focus on only those cases that are delayed. And for this, I want to make 3 points. One is technology. उसके बारे में already बात किया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि we are not able to reap the benefits of technology because we are just bringing in technology without any process re-engineering. बिल्कुल। जो पेपर है वो यूज करते ही जा रहे हैं और उसके ऊपर अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी छेप दो तो उसका कोई मतलब कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल दीपिका। हाँ, कोई फायदा नहीं है। और दूसरा एक और चीज कहना चाहती हूँ, वो ये है, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है स्टाफ को और जुडिशियल ऑफिसर्स को। ट्रेनिंग की वेरी rudimentary technology training that is being given. So the judges are not able to see what the benefit is because they are dictating to the stenographers who are typing it out and printing it and then giving the judgments to them, while at the same time you also make it compulsory to use technology, use laptops. For them it is double work now, so they are not really benefiting from introduction of technology. So for this training is extremely important. And third component is delinking administration from judiciary. किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मैनेजमेंट एबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे जुडिशरी में ये हो रहा है कि वो एक सिंगल जज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सोच रहा है, केस मैनेजमेंट बारे में सोच रहा है, डिले कैसे कम करे उसके बारे में सोच रहा है, और वही जज हर दिन 100 केसेस सुन रहा है जी। तो वो प्रोफेशनलिज्म लाना बहुत जरूरी है। जरूरी जी, लेकिन एक साथ साथ में वकीलों की भी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। सुशील जी, आपसे जरूर इस पर जाना चाहूंगी कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ हो, लेकिन एक जो बड़ी समस्या आती है, हम लोग अक्सर देखते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वकीलों का जो हड़ताल का मसला है वो अक्सर देखने को मिलता है, जिससे कोर्ट के काम जबरदस्त तरीके से प्रभावित होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पर भी बार को कम से कम गंभीरता से सोचने की जरूरत है? अनफॉर्चुनेटली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक कोई आदमी चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, तब तक कोई आदमी सुनता नहीं है। और उसका इफेक्ट ये हो गया है कि हर छोटी चीज के लिए, छोटे छोटे काम के लिए स्ट्राइक हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये एक तरफ बाहर को भी चाहिए कि स्ट्राइक नहीं करे, बट एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन जो भी है या जो भी रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एक तरफ का अपन जो एटीट्यूड लेते हैं कि बाहर की गलती है, ये भी ठीक नहीं है, बट एट द सेम टाइम
दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा। मिस्टर शुक्ला, अब हम अपने पूरे बहस के एकदम आखिर दौर में हैं और कुल मिलाकर हमने ये देखा है कि हमें बहुत कुछ बदलने की, समझने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर इच्छा शक्ति लाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसको 3 हिस्से में बांटें और ये समझें कि लोअर कोर्ट की अपनी समस्याएं हैं, हाई कोर्ट की अपनी समस्या है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी समस्या है, और लेकिन इन सभी को दूर करने के लिए अगर आप कुछ रास्ते ढूंढना चाहें तो क्या लगता है आपको कि वक्त के साथ चलना, एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ चलना और साथ में जो आधुनिक गैजेट्स हों या आधुनिक जो प्रयोग हैं, जैसे डिजिटल वर्ल्ड की हम बार बार बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में तो उसके लिए कुछ कुछ प्रयोग शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो भी बहुत देर है क्योंकि पूरे विश्व में इसका उपयोग शुरू हो चुका है। अभी तक हम वहाँ पर पिछड़े हुए हैं और निचली अदालतों तक तो ये सब कुछ पहुँचा भी नहीं। क्या आपको लगता है कि ये मॉडर्न जो तरीका है वो हमारे लिए सबसे बड़ा रास्ता है कि हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकें, लेकिन उसके लिए भी इच्छा शक्ति की जरूरत है? देखिए, इच्छा शक्ति के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। टेक्नोलॉजी का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बट जैसा एक हमारी सिस्टर कह रही थी जो है, उसके लिए जो भी लोग बैठे हुए हैं रिस्पॉन्सिबल लोग, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। जब तक वो ट्रेंड नहीं होंगे वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा नहीं सकते हैं। और एक बारी वो टेक्नोलॉजी इम्यून हो जाएंगे तो सिस्टम काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक हमारा सजेशन ये भी था कि हमारे यहाँ रेमेडियल फोरम्स बहुत हैं, ऑर्डर, फिर ऑर्डर के खिलाफ अपील, फिर रिवीजन। इन फोरम्स को भी जो है, ये डिजिटल फोरम्स की भी संख्या कम करनी पड़ेगी। हमें विश्वास करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे कि एक जगह से तय हुआ तो दूसरा सिस्टम एक जगह रिव्यू हो जाए, बस एक फोरम मिले। 3-4 फोरम से भी बहुत डिले होता है, इससे कोर्ट्स के जो डॉकेट हैं वो भी भरे हुए हैं जी। तीसरा, आप ये देखिए कि आर्बिट्रेशन मैटर्स के लिए भी अल्टरनेटिव रिड्यूसल मैकेनिज्म जो है, आर्बिट्रेशन वगैरह में भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर आर्बिट्रेटर है, अगर उसने कोई तय कर दिया तो प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट में जाएगा, सेक्शन 34 में, वहां एक सिविल जज लेवल का ऑफिसर उसको तय करेगा। ये सब स्ट्रीमलाइन होगा। ये सब जो इतने रेमेडियल फोरम्स बीच में दिए हुए हैं, इसको भी कट शॉर्ट करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा त्वरित न्याय मिले और जो डॉकेट है हमारा वो थोड़ा खाली हो। ये थोड़े सजेशंस है जो है, जिससे थोड़ा सा एरियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग जी। लेकिन एक और जो है कि जो बेल का कानून है वो भी इस वक्त सुर्खियों में है और बेल लेने के लिए अदालतों की सबसे ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं और सरकार के अगर हम आंकड़ों को देखें तो शायद 2/3 बैकलॉग में आपराधिक मामले ही दर्ज होते हैं। क्या आपको लगता है कि सीआरपीसी में जो चेंज की बात सरकार कर रही है और ज़मानती कानून में जो परिवर्तन की बात कर रही है, इससे अब आने वाले दिनों में हमें कुछ फ़र्क दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा और दिखना भी चाहिए। अब आप समझिए कि अर्नेश कुमार के केस में उन्होंने 7 साल के नीचे के लिए भी कुछ पैरामीटर्स ले डाउन किए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो पावर ऑफ पुलिसिंग है वही फेयर नहीं है और कोर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी अरेस्ट की पावर है आप में, बट किन कंटिजेंसी में आप उसको एक्सरसाइज करें उसमें। तो एक पुलिसिंग पे भी जो है रिफॉर्म्स की जरूरत है कि आप हर जगह अरेस्ट की पावर एक्सरसाइज मत करें जो है जी। और उसके बाद कोर्ट्स को भी चाहिए, अब आज की तारीख में जो बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ से होनी चाहिए वो सेशन जज के यहाँ से हो रही है, सेशन जज वाली हाई कोर्ट से भी नहीं हो रही है। नतीजा सुप्रीम कोर्ट भी पूरा डॉकेट भरा हुआ है बेल से। सुप्रीम कोर्ट कोई बेल की कोर्ट नहीं थी, पर आप देखिए हर कोर्ट में बेल बहस हो रही है यहाँ पे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जी बिल्कुल, और शायद इस वजह से ही ये माना जा रहा है कि एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है और सबसे बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने और समझाने के लिए और एक राह बताने के लिए कि आखिर ये जो मसला है जिससे लगभग 140 करोड़ जनता प्रभावित होती है और हर एक व्यक्ति के अंदर एक डर सा बैठा रहता है कि भाई वकीलों के चक्कर में नहीं पड़े, कोई अदालत के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि वो ये कहावत इसीलिए रहती है
क्योंकि वो पता है कि अगर एक बार उस चक्कर में आप पड़े तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी पर फैसला शायद नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जाएं, एक नई इच्छा शक्ति के साथ सरकार, अदालत और इससे जुड़े हुए तमाम इसके अंग उपंग एक साथ बैठें और ये निश्चित कर लें कि हमें न्याय प्रणाली को सुधारना ही है, तो ये वक्त बदलते देर नहीं लगेगी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस देश में न्याय व्यवस्था सुदृढ़, सुचारू और सशक्त होती है, उस देश की जनता भी खुश रहती है और वहाँ का प्रजातंत्र भी चमकता रहता है। तो इस उम्मीद में कि हमारे प्रजातंत्र को भी 4 चांद लगेंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और इस 75 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में नई राह खुलेगी। इसी उम्मीद में आज इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।